हैं और आज हम लोग देखेंगे अपवर्तनांक क्या होता है। देखिए, अपवर्तनांक जो होता है किसी माध्यम के चमक को प्रदर्शित करता है। अपवर्तनांक किसी माध्यम के चमक को प्रदर्शित करता है। जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा वह माध्यम उतना ही चमकदार होता है। माध्यम देखिए, अपवर्तनांक जो होता है प्रकाश की चाल पर भी निर्भर करता है। भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल जो होती है भिन्न भिन्न होती है, इसलिए अपवर्तनांक जो होता है प्रकाश की चाल पर भी निर्भर करता है। तो यहां देख लेते हैं अपवर्तनांक किसे कहते हैं। देखिए, अपवर्तनांक अपवर्तनांक किसी माध्यम के चमक को प्रदर्शित करता है। ठीक है, माध्यम किसी देखिए अपवर्तनांक किसी माध्यम के चमक को प्रदर्शित करता है। ठीक है, जो माध्यम जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा वह माध्यम उतना ही चमकदार होता है। बेस्ड है और एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है, अलग अलग माध्यमों का अलग अलग अपवर्तनांक क्या क्या होता है देख लेते हैं। यहाँ पे वायु का देख लेते हैं। वायु का अपवर्तनांक हो जाएगा 1.003। बर्फ का देख लेते हैं। बर्फ का आपका होगा 1.31। जल का अपवर्तनांक ये हो जाएगा 1.33। अब इसको देख लेते हैं। कैरोसिन इसका अपवर्तनांक होता है 1.44। और एल्कोहल का देख लेते हैं। एल्कोहल का अपवर्तनांक होता है 1.36। ये आपको जो भी मैं लिख रहा हूँ ये एनसीईआरटी में दिया गया है और ये परीक्षा में आ सकते हैं, इसलिए यहाँ पे लिखाया जा रहा है। इसको ध्यान से आप लोग याद कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए आगे एल्कोहल का होगा। क्राउन कांच का देख लेते हैं। क्राउन कांच 1.52। ठीक है, उसमें दिखाई दे रहा है ना, ये कहाँ है। यहां देख लेते हैं नमक का जो होता है खनिज नमक ये होता है। खनिज नमक का आपका 1.54 होता है। ठीक है, और यहां पे देख लेते हैं नीलम जो होता है, नीलम ये होता है आपका 1.77। और हीरा का देख लेते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42। तो आप देख रहे हैं कि वायु का 1.0003 है और बर्फ का अपवर्तनांक 1.31 है। जल का अपवर्तनांक 1.33 है। केरोसिन का अपवर्तनांक 1.44 है और एल्कोहल का अपवर्तनांक 1.36 है। ये क्राउन कांच जो होता है, क्राउन कांच का अपवर्तनांक 1.52 होता है और खनिज नमक जो होता है इसका 1.54 होता है और नीलम का अपवर्तनांक 1.77 होता है और हीरा का अपवर्तनांक जो होता है 2.42 होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे अपवर्तनांक बढ़ रहा है तो आप जानते हैं कि हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा है, इसलिए ये हीरा क्या होता है, ज्यादा चमकदार होता है। तो अपवर्तनांक किसको प्रदर्शित करता है, किसी माध्यम के चमक को प्रदर्शित करता है। निरपेक्ष अपवर्तनांक देखिए, निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं, जब दो माध्यम हो और पहला माध्यम वायु हो और दूसरा माध्यम क्या हो, जल हो या कांच हो, कोई अन्य माध्यम हो, तो एक माध्यम आपका वायु हो या निर्वात हो, तो निर्वात या वायु के सापेक्ष किसी दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, वायु या निर्वात के सापेक्ष किसी दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इसे म्यू से या यन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है,
ये माध्यम मान लेते हैं कि ये आपका जल है और पहला माध्यम जो है वायु है, ठीक। तो वायु के सापेक्ष किसी दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को क्या बोलेंगे? निरपेक्ष अपवर्तनांक। यहां जल के जगह पे कांच भी हो सकता है, ठीक है, कोई अन्य माध्यम कैरोसिन भी हो सकता है, हीरा भी हो सकता है, ठीक है। तो वायु के सापेक्ष किसी माध्यम के अपवर्तनांक को क्या बोलेंगे? निरपेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे। वायु कह सकते हैं या इसको निर्वात भी कह सकते हैं, निर्वात। वायु या निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम के अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। यहाँ पे माध्यम जल भी हो सकता है, केरोसिन भी हो सकता है, हीरा भी हो सकता है, कांच भी हो सकता है, ठीक है। तो वायु के सापेक्ष किसी माध्यम के अपवर्तनांक को क्या बोलेंगे? निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। ये आपका नॉर्मल हुआ अविलंब। देखिए, जब प्रकाश किरण आती है, यह आपतित प्रकाश किरण है। आपतित प्रकाश किरण क्या होगी कि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, अर्थात तो वायु से जल में प्रवेश करेगी, तो क्या होगा? इसको जाना चाहिए तो सीधे ऐसे, लेकिन सीधे ना जा करके ये क्या होती है? अविलंब की ओर झुक जाती है। अविलंब की ओर क्या होगी? झुक जाएगी। इस वाले कोण को हम बताए थे कि इसको बोलते हैं आपतन कोण और इस वाले कोण को बोलते हैं अपवर्तन कोण। तो ये दो कोण आपका बनेगा, ठीक है। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक को हम यन से प्रदर्शित करते हैं या म्यू से प्रदर्शित करते हैं। ये हो जाएगा आपका यन बराबर, देखिए स्नेल के नियमानुसार कल मैं जैसा बताया था, अब कोण के आधार पे अपवर्तनांक क्या होगा? कोण के आधार पे, कोण के आधार पर निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक। देखिए ये यन बराबर हो जाएगा स्नेल के नियमानुसार, स्नेल के नियमानुसार, स्नेल के नियमानुसार हो जाएगा यन बराबर साइन आई। ये आपतन कोण होता है तो इसके साथ इसका ज्या लेते हैं तो साइन आई बटा में कितना होगा? साइन आर। ये आपका कोण के आधार पे हुआ। अपवर्तनांक क्या हुआ? कोण के आधार पर, अर्थात वायु के सापेक्ष इस जल का अपवर्तनांक होगा। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, ठीक है। प्रकाश के चाल के आधार पर माध्यम का अपवर्तनांक, प्रकाश के चाल के आधार पर वायु या निर्वात के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा? ये आपका हो जाएगा यन बराबर वायु में प्रकाश की चाल या निर्वात में प्रकाश की चाल, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल बटा में होता है आपका माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है। ये हो जाएगा माध्यम में प्रकाश की चाल। इसको लिखेंगे, ये यन बराबर हो जाएगा आपका अपवर्तनांक यन बराबर हो जाएगा क्या? निर्वात में प्रकाश की चाल सी होती है और माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है? भी। ये हो जाएगा यन बराबर सी बाई भी, ठीक है। लोगों थनों में ये यहां तक दिखाई दे रहा है ना? ठीक। इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। यहां लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। देखिए समीकरण 1 और 2 से लिखेंगे तो आपका क्या था? यन बराबर आपका साइन आई बटा में साइन आर था
और एक आपका था n बराबर c बाई भी। अब समीकरण 1 और 2 से लिखेंगे तो ये ऐसा भी लिख सकते हैं, देखिए इसको ये तो क्या होगा, ये चला जाएगा इसके जगह पे, ये n की जगह पे इतना मान लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका साइन आई बटा में साइन आर बराबर हो जाएगा आपका c बाई भी, जहां पे c निर्वात में प्रकाश की चाल है और v जो है माध्यम में प्रकाश की चाल है। आप जानते हैं चूंकि c बराबर आपका हो जाएगा म्यू इंटू लैम्डा, c बराबर होगा, c क्या है, चाल है, यानी चाल बराबर यानी वेग बराबर होगा आपका म्यू इंटू लैम्डा। तो इसको लिख देते हैं पहले माध्यम के लिए लैम्डा 1 लिख देते हैं, और ये हो जाएगा आपका b बराबर हो जाएगा म्यू इंटू लैम्डा 2। ठीक है, यहाँ पे मान रख लेते हैं, मान रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन आई बटा में साइन आर बराबर इसके जगह पे हो जाएगा म्यू इंटू लैम्डा 1 बटा में म्यू इंटू लैम्डा 2। ठीक है, इससे ये कट जाएगा तो ये आपका बचेगा साइन आई बटा में साइन आर बराबर हो जाएगा लैम्डा 1 बटा में लैम्डा 2 बराबर आपका हो जाएगा c बाई भी। और सभी के बराबर में अपूर्णांक होता है तो अपूर्णांक को किसे लिखेंगे, n से, ये आपका मान निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये आपका टोटल फार्मूला निकल करके आ जाएगा। n बराबर आप साइन आई बटा में साइन आर भी लिख सकते हैं, बराबर लिख सकते हैं लैम्डा 1 बटा में लैम्डा 2, ये आपका माध्यम का तरंग दैर्ध्य दिया है। और ये आप लिख सकते हैं क्या, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। सापेक्ष अपूर्णांक देख लेते हैं क्या होता है। सापेक्ष अपूर्णांक उसे कहते हैं कि यहाँ पे कोई निर्वात या वायु नहीं रहेगा, यहाँ पे कोई अन्य माध्यम रहेगा और यहाँ पे कोई अन्य माध्यम रहेगा। दो माध्यम आपको दिए रहेंगे, तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपूर्णांक को हम सापेक्ष अपूर्णांक कहते हैं। यहाँ मान लेते हैं, ये माध्यम मान लेते हैं कि जल है, और ये माध्यम मान लेते हैं कि कांच है, ये माध्यम मान लेते हैं आपका कांच है। ये माध्यम आपका कांच है, यहाँ पे अभिलंब डाल देते हैं। देखिए ये आपका जल हुआ, तो प्रकाश किरण जब जल से होकर के, आपका जल है और ये आपका है ग्लास, कांच हुआ, कांच। ठीक है, तो देखिए प्रकाश किरण इसको ऐसे सीधा जाना चाहिए था, तो सीधा ना जा करके क्या करेंगे कि अभिलंब की ओर झुक जाएगी, क्योंकि जल की तुलना में कांच जो होता है सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है। ठीक है, ये हुआ आपका अभिलंब नॉर्मल, और ये आपतित किरण हुई, ये वाला कोण आपका बनेगा आपतन कोण, इसको बोलते हैं आई, और ये वाला कोण होगा आर। ठीक है, देखिए सापेक्ष अपूर्णांक किसे कहते हैं, यदि पहला माध्यम आपका जल हो, दूसरा माध्यम कांच हो, वायु नहीं होना चाहिए, वायु या निर्वात नहीं होना चाहिए। पहला माध्यम आपका कुछ भी हो सकता है, और पहला माध्यम सिर्फ आपका वायु नहीं होना चाहिए। ठीक है, वायु या निर्वात पहला माध्यम नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी माध्यम हो सकता है, जल हो सकता है, दूसरा माध्यम कांच हो सकता है, या फिर पहला माध्यम आपका कांच हो सकता है, दूसरा माध्यम आपका जल हो सकता है, अन्य भी माध्यम हो सकते हैं, हीरा हो सकता है आपका। ठीक है, तो दो माध्यम होंगे, अलग अलग माध्यम होंगे, जबकि दोनों माध्यम में से कोई भी माध्यम आपका निर्वात या वायु नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वायु या निर्वात के अलावा पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपूर्णांक को हम बोलते हैं सापेक्ष अपूर्णांक। क्या बोलेंगे, सापेक्ष अपूर्णांक। तो सापेक्ष अपूर्णांक के लिए क्या करेंगे, आप देख रहे हैं कि n बराबर आपका साइन आई बटा में साइन आर है, बराबर लैम्डा 1 बटा में लैम्डा 2 बराबर c बाई भी। तो मान लेते हैं कि पहला माध्यम आपका जल है, तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपूर्णांक बराबर हो जाएगा आपका साइन आई बटा में साइन आर
बराबर आपका हो जाएगा लैम्डा 1 बटा में लैम्डा 2 बराबर हो जाएगा आपका। देखिए यहाँ पे निर्वात नहीं है तो यहाँ पे हम सी नहीं लेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे V1 बटा में V2 लिखेंगे, ठीक है। यानी पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटा में दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। आप जिस हिसाब से आपको सवाल दिया रहेगा, अगर आपके इनके बीच अगर आपका संबंध देता है तो इन दोनों को रख करके हम क्या करेंगे, सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। इन दोनों के बीच अगर आपको दिया रहेगा संबंध तो इन दोनों को लगा करके हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, या फिर इन दोनों के बीच अगर दिया रहेगा यानी साइन आई बटा में साइन आर दिया रहेगा और आपका तरंग दैर्ध्य दिया गया है पहले माध्यम का और दूसरे माध्यम का, तो आप इनसे भी आप क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। या फिर ये आपको दिया रहेगा पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक आपको दिया रहेगा, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, तरंग दैर्ध्य आपको दिया रहेगा पहले माध्यम का और दूसरे माध्यम का, तो यहां से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए यदि यहाँ पे पहला माध्यम जल है दूसरा माध्यम कांच है तो क्या करेंगे, पहले माध्यम जल है तो ए लिखे, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे डब्ल्यू और यहाँ पे लिखेंगे क्या, जी लिखेंगे, जी यानी ग्लास, डब्ल्यू यानी वाटर, यानी जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर हो जाएगा लैम्डा 1 बटा में लैम्डा 2 बराबर ये आपका साइन आई बटा में साइन आर। जैसे आपको मान दिया रहेगा वैसे हम लोग लिख लेंगे। ये आपका हो जाएगा आपका V1 बटा में V2, ठीक है। ये हम मान रख लेंगे। इसका ये जो होता है आपको इसको हम ऐसे लिखते हैं, यानी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बटा में होता है वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बराबर हो जाएगा लैम्डा 1 बटा में लैम्डा 2 बराबर हो जाएगा साइन आई बटा में साइन आर बराबर हो जाएगा V1 बटा में V2। ये भी आपका फार्मूला होता है, ठीक है। तो ये इतने सारे फार्मूले रहे, इसके आधार पे हम क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अपवर्तनांक जो होता है माध्यम की गहराई पर भी निर्भर करता है। माध्यम की गहराई क्या होती है देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए किसी बाल्टी में अगर सिक्का रखे हैं, ठीक है, 5 का या 10 का कोई भी अगर सिक्का रखेंगे उसको दूर से अगर देखेंगे तो वो अपनी वास्तविक स्थिति से कुछ ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। इसका कारण यही है कि जब प्रकाश किरण वायु से होकर के उस जल के माध्यम से जब नीचे जाता है तो क्या करता है, उसकी चाल में परिवर्तन हो जाती है। तो चाल में परिवर्तन होने के कारण उसकी वास्तविक गहराई में भी परिवर्तन हमको देखने को मिलता है। तो वास्तविक गहराई में जब परिवर्तन देखने को मिलेगा तो जब हम ऊपर से देखते हैं तो वहां से प्रकाश किरण रिफ्लेक्ट होकर के परावर्तित होकर के जब हमारे नेत्र में पड़ती है तो वह वास्तविक गहराई से न आकर के आभासी गहराई से आता हुआ प्रतीत होता है, अर्थात कुछ ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। इसलिए सिक्का जब हम देखते हैं तो क्या होता है, वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। तो इसको भी जान लेते हैं अपवर्तनांक इसके आधार पर कैसे निकाला जाता है, ठीक है, देख लेते हैं। गहराई के आधार पर अपवर्तनांक, ठीक है। यहाँ आपका सिक्का है, इस पॉइंट पे आपका सिक्का है, ठीक है, और इसमें भरा हुआ है जल, इसमें भरा हुआ है जल, ठीक है। तो प्रकाश किरण क्या होगी कि जब वायु से होकर के जल में जाएगी, प्रकाश किरण जब वायु से होकर के जल में जाएगी तो अभिलंब की ओर क्या होगी, झुक जाएगी, अभिलंब की ओर क्या होगी, झुक जाएगी। तो अभिलंब की ओर झुकेगी, ये अभिलंब हुआ, अभिलंब की ओर ये झुक जाएगी। तो अभिलंब की ओर जब झुकेगी तो यहाँ पे सिक्का यहाँ पे है, ठीक, यहाँ पे सिक्का है, लेकिन ये अपनी वास्तविक स्थिति से कुछ ऊपर प्रतीत होगा। ये अपनी वास्तविक स्थिति से क्या होगा, कुछ ऊपर प्रतीत होगा। ये अपनी वास्तविक स्थिति से कुछ उठा हुआ प्रतीत होगा। तो कारण क्या होता है इसका, देखिए अपवर्तनांक निकालने का फार्मूला क्या होगा, इसके आधार पे गहराई के आधार पे अपवर्तनांक निकालने का फार्मूला क्या होगा देख लेते हैं। ये हो जाएगा आपका n बराबर वास्तविक गहराई बटा में होता है आपका आभासी गहराई, ठीक है।
इसकी वास्तविक गहराई मान लेते हैं कि यहां से वास्तविक गहराई आपका कितना है, वास्तविक गहराई इसका यहां से यहां तक मान लेते हैं कि ये कैपिटल एच है, ठीक। और आभासी गहराई कितना होगा इसका, स्मॉल एच मान लेते हैं। तो अपवर्तनांक कितना होगा, एन बराबर होगा, वास्तविक गहराई आपका कैपिटल एच है और आभासी गहराई कितना है, ये एच है, ठीक। ये हो जाएगा आपका अपवर्तनांक बराबर, अपवर्तनांक बराबर क्या हो जाएगा, एन बराबर हो जाएगा एच बाई स्मॉल एच, ठीक है, कैपिटल एच बाई स्मॉल एच। देखिए अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है, क्योंकि ये भी ऊंचाई है और ये भी ऊंचाई है, तो ये भी मीटर में होगा और ये भी आपका मीटर में होगा, तो ये कट जाएगा, तो अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं आएगा। पीछे देखे थे वेग था आपका, तो वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है, नीचे भी वेग था तो मीटर पर सेकंड होगा, तो इससे ये कट जाएगा, तभी इसका मात्रक कुछ नहीं आएगा। तो अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है, अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। अपवर्तनांकों के बीच संबंध क्या होता है देख लेते हैं यहाँ पे। अपवर्तनांकों के बीच संबंध क्या होता है उसको हम जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैं चाहती ना, ये माध्यम है आपका वायु और ये हो जाएगा आपका जल और ये हो जाएगा आपका कांच, ठीक है, ये बना लेते हैं। देखिए जब प्रकाश किरण वायु से होकर के जल में आएगा और जल से प्रकाश किरण कहाँ जाएगी, कांच में। जब प्रकाश किरण वायु से जल में और जल से कांच में जाएगी और कांच से पुनः फिर क्या होगी, वायु में जाएगी, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि अपवर्तनांकों के बीच संबंध क्या होता है, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं क्या होगा। देखिए पहले तो यहाँ पे अभिलंब डाल देते हैं, यह अभिलंब होगा, तो प्रकाश किरण वायु से होकर के जल में जाएगी, तो जल में जाएगी तो ये अभिलंब की ओर क्या होगी, झुक जाएगी, ऐसे अभिलंब की ओर झुक जाएगी, ठीक है, अभिलंब की ओर झुकेगी। यहां भी एक अभिलंब खींच लेते हैं। देखिए इसको बोलते हैं आपतन कोण, इसको आई से प्रदर्शित करते हैं, और ये होता है अपवर्तन कोण, इसको आर से प्रदर्शित करते हैं। ये आपतन कोण आई हो जाएगा और ये अपवर्तन कोण आर होगा, ठीक है। अब यहां पे देखेंगे, आप लोग जानते हैं कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो उसके द्वारा बने एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये एकांतर कोण होगा, यानी ये आर होगा, यहाँ पे अगर ये आर है तो ये कोण भी कितना होगा, आर ही होगा, ठीक है। एकांतर कोण से ये कोण अगर आर है तो ये भी क्या होगा, आर होगा, ठीक। तो यहाँ पे आपका आर है तो ये कोण भी क्या होगा, ये कोण भी आपका आर होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रकाश किरण क्या होगी कि फिर से देखिए जल से होकर के कांच में जाएगी, तो जल, ये कांच क्या है, सघन माध्यम है, जल की तुलना में ये कांच क्या है, सघन माध्यम है, तो ये आपका प्रकाश किरण ऐसे हो जाएगी, ठीक। अब यहां पे देखेंगे ये वाला कोण, देखिए ये आपका, इसके लिए ये आपतन कोण हो जाएगा और ये अपवर्तन कोण हो जाएगा। तो अपवर्तन कोण को ये मान लेते हैं कि अपवर्तन कोण इससे भिन्न होगा कुछ, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसको मान लेते हैं कि आर डैश है। ये अपवर्तन कोण कितना है, आर डैश। जब ये आर डैश होगा तो यहाँ पे एक लाइन अभिलंब खींच देते हैं, अभिलंब ये खींच देते हैं, ये भी आपका अभिलंब होगा। तो ये क्या होगा, ये भी आपका आर डैश होगा, ये भी आपका आर डैश होगा, ये क्या होगा, देखिए एकांतर कोण से अगर ये आर है, आर डैश है, तो ये भी क्या होगा, आर डैश। अब प्रकाश किरण क्या करेगी कि देखिए अब कांच से होकर के वायु में जा रही है, कांच से होकर के कहाँ जा रही है, वायु में। तो कांच से होकर के जब वायु में जाएगी, कांच से होकर के वायु में जाएगी, तो पुनः क्या होगी, उसी कोण पे क्या होगी, अपवर्तित हो जाएगी, उसी कोण पे क्या होगी, अपवर्तित हो जाएगी। देखिए ये हो जाएगी ऐसे, ठीक है। तो ये वाला जो कोण बनेगा ये आई के बराबर होगा, इस वाले कोण के बराबर, क्योंकि वायु से आ रही है तो उतने ही कोण पे आ रही है, तो वायु से जब जाएगी इधर, कांच से होकर के वायु में जाएगी, तो उतने ही कोण पे क्या होगी, अपवर्तित हो जाएगी, उतने ही कोण पे अपवर्तित हो जाएगी। तो यहां पे देख लेते हैं, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक लिखेंगे,
वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, यहां पे क्या होगा, ये हो जाएगा n बराबर साइन आई बटा में साइन आर। ठीक है, वायु के सापेक्ष किसका, जल का अपवर्तनांक। तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक लिखेंगे तो वायु के लिए एयर लिखेंगे और जल के लिए क्या लिखेंगे, W। ठीक है, वायु के लिए एयर लिखेंगे, ये आपका एयर होता है तो एयर लिखेंगे, और ये वाटर होता है तो ये हो जाएगा आपका वाटर, इसका W लेंगे, और ये होता है ग्लास, तो ग्लास के लिए क्या लिखेंगे, G लिखेंगे। ठीक है, अब यहां पे देख लीजिए, वायु के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक अर्थात ANW होगा, अर्थात वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। ठीक है, ये आपका हो जाएगा पहला समीकरण। दूसरा लिख लेते हैं, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक हो गया। अब लिखेंगे प्रकाश किरण कहां से होकर के जाएगी, जल से होकर के कांच में जाएगी, तो जल के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, कांच, देखिए जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक अर्थात ये हो जाएगा आपका WNG बराबर हो जाएगा, WNG बराबर हो जाएगा आपका साइन, देखिए इसके लिए देखिए ये जल से होकर के कहां जा रहा है, आपतन कोण, देखिए आपतन कोण कितना होगा, R हो जाएगा, और अपवर्तन कोण कितना होगा, R डैश। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका साइन R डैश, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे तीसरी स्थिति देख लेते हैं, प्रकाश किरण कहां से जाएगा, अब कांच से होकर के वायु में जाएगा, कहां से जाएगा, कांच से होकर के वायु में जाएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं इस क्या होता है, अब ये हो जाएगा कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, वायु का अपवर्तनांक। ठीक है, वायु का अपवर्तनांक ये हो जाएगा आपका, देखिए कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक अर्थात ये हो जाएगा GNA बराबर, अर्थात कांच के सापेक्ष यानी ग्लास के सापेक्ष एयर का अपवर्तनांक, ये हो जाएगा आपका साइन। देखिए प्रकाश किरण, देखिए इसके लिए आपतन कोण होगा R डैश, आपतन कोण कितना होगा, R डैश, तो यहां पे लिखेंगे R डैश बटा में अपवर्तन कोण कितना हो जाएगा, I, ये हो जाएगा आपका साइन आई, ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर, देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं समीकरण नंबर 3। अब लिखेंगे समीकरण 1 2 3 से, समीकरण 1 2 3 का गुणा करने पर। ठीक है, यहां लिखेंगे समीकरण 1 गुणते 2 गुणते 3 से, तीनों का गुणा करेंगे तो देखिए इधर का इधर गुणा होगा तीनों, ये हो जाएगा ANW गुणते इधर का इधर गुणा होगा WNG गुणा, ये हो जाएगा आपका GNA बराबर, इधर का इस साइड गुणा होगा, ये हो जाएगा आपका साइन आई बटा में साइन आर गुणे साइन आर बटा में साइन आर डैश, साइन आर डैश, और गुणा हो जाएगा आपका साइन आर डैश बटा में हो जाएगा साइन आई। ठीक है, अब आप देखेंगे तो ये साइन आई से साइन आई कैंसिल हो गया, साइन आर से साइन आर कैंसिल हो गया, साइन आर डैश से आर डैश का कैंसिल हो गया, तो बचेगा कितना, 1, बचेगा कितना, 1। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा, तो हो जाएगा, देखिए गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ANW गुणते हो जाएगा WNG गुणते हो जाएगा GNA बराबर, इधर बचेगा 1। ठीक, इसको यहीं पे रखते हैं, तो ये हो जाएगा WNG बराबर, इसको भेज देते हैं उस साइड। ठीक है, इन दोनों को क्या करेंगे, उस साइड भेज देंगे, तो देखिए इसको भेजेंगे तो ये बटा में चला जाएगा, एक का बटा हो जाएगा ANW, और इस ये भी नीचे जाएगा आपका, तो इनटू हो जाएगा GNA। देखिए इसको जब ऊपर करेंगे तो ये हो जाएगा WNG बराबर हो जाएगा, इसको जब ऊपर करेंगे तो ANG हो जाएगा बटा में ANW, ये आपका फार्मूला हुआ। यानी जब प्रकाश किरण जल से होकर के कांच में जाएगी, जब प्रकाश किरण जल से होकर के किधर जाएगी, कांच में, जब प्रकाश किरण जल से होकर के कांच में जाएगी
तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। अगर आपको दिया होगा वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक और आपको दिया होगा वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो हम क्या करेंगे, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कर लेंगे। यदि दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक n1 तथा n2 है, तो देखिए क्या होगा, n और n2 है तो क्या होगा आपका, ये हो जाएगा पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर होता है साइन आई बटा में साइन आर। साइन आई बटा में कितना, साइन आर, या इसी को लिख सकते हैं n2 बटा में n1 बराबर साइन आई बटा में साइन आर। ठीक है, देखिए यदि पहला माध्यम वायु है और दूसरा माध्यम क्या है, जल है, या वायु के सापेक्ष किसी माध्यम, देखिए निरपेक्ष अपवर्तनांक का मतलब ही हुआ कि वायु के सापेक्ष किसी अन्य माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, वायु के सापेक्ष किसी अन्य माध्यम का अपवर्तनांक। तो ये वाला माध्यम जो होगा, ये वाला माध्यम जो होगा, इसका अपवर्तनांक जो होगा अधिक होगा इसकी तुलना में। जैसे मान लेते हैं कि देखो यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि ये माध्यम आपका वायु है और ये माध्यम आपका कितना है, जल, तो ये प्रकाश किरण कहाँ से आ रही है, वायु से होकर के जल में जा रही है, ये जल में जा रही है प्रकाश किरण, तो ये हो जाएगा n1 आपका पहला माध्यम और ये हो जाएगा आपका दूसरा माध्यम n2। ठीक है, पहले माध्यम का अपवर्तनांक n1 और दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक n2, तो ये जल है तो जल का अपवर्तनांक हो जाएगा 1.33 और ये एयर का अपवर्तनांक होता है 1.0003। ठीक है, तो ये क्या होगा, ज्यादा होगा, तो यहाँ देख रहे हैं कि n2 बटा में n1 है, तो n2 का मान होगा 1.33 बटा में हो जाएगा 1.0003। ठीक है, तो इससे डिवाइड करेंगे, इसमें, तो कभी भी मान आएगा तो एक से अधिक आएगा, कभी भी मान आएगा तो क्या आएगा, एक से अधिक, इसका मान आएगा एक से अधिक। या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसको हम ये भी कर सकते हैं, यहाँ पे n2 इज ग्रेटर देन n1, n2 इज ग्रेटर देन n1, तो जब n2 बड़ा होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका मान एक से अधिक आएगा, n2 बटा में n1, देखिए n2 बटा में n1 जो होगा इसका मान क्या होगा, एक से अधिक आएगा। ठीक है, इसका मान क्या होगा, एक से अधिक, और ये किसके बराबर है, इस वाले के बराबर है, तो इसको ये भी लिख सकते हैं कि साइन आई बटा में साइन आर इज ग्रेटर देन 1, तो इसको इधर गुणा करेंगे जब, तो साइन आई इज ग्रेटर देन साइन आर, तो ये बड़ा जब होगा तो इसको ये भी लिख सकते हैं कोण आई बराबर कोण आर। तो यहां से ये निष्कर्ष निकल करके आता है कि यहाँ पे इसका मान कोण आई जो होगा हमेशा कोण आर से क्या होगा, बड़ा होगा। यदि पहला माध्यम आपका निर्वात या वायु है तो उस स्थिति में कोण आई का मान कोण आर से हमेशा अधिक होगा। यही कारण है कि जब प्रकाश किरण वायु से होकर के जल में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित होकर अभिलंब की ओर झुक जाती है और इसका कोण क्या होता है, छोटा हो जाता है। तो जब झुकेगी तभी तो कोण छोटा होगा। तो यही कारण है आपका कि आपतन कोण जो होता है, आपतन कोण अपवर्तन कोण से ज्यादा होता है, और इसी कारण क्या होता है, प्रकाश की किरण जो होती है अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर क्या होती है, झुक जाती है, जिससे आपका कोण क्या होगा, छोटा बनता है। ठीक है, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए तो देखिए सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाएगी, ये आपका विरल माध्यम हुआ और ये हुआ आपका सघन माध्यम। ठीक है, ये आपका अभिलंब है, तो प्रकाश किरण, देखिए प्रकाश किरण किधर जा रही है, ये आपका सघन माध्यम हो गया, ये मान लेते हैं कि जल है, और ये आपका जल हुआ, और ये मान लेते हैं कि आपका एयर है, वायु। ठीक, तो प्रकाश किरण किधर से जा रही है,
सघन माध्यम से विरल माध्यम में, सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाएगी तो ये हो जाएगा आपतन कोण आई और ये हो जाएगा अपवर्तन कोण आर। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या होगा, ये आपका n1 है और ये n2 है। तो अब ये हो जाएगा ये सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक। तो सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक हो जाएगा 2n1 बराबर हो जाएगा साइन आई। देखिए इधर से ही जा रही है तो साइन आई आपतन कोण लेंगे बटा में कितना साइन आर। इसको लिख सकते हैं n1 अपान n2 बराबर हो जाएगा साइन आई बटा में साइन आर। ठीक है, देखिए n1 का मान, इस n1 का मान ये वायु है तो इसका अपवर्तनांक कम होगा। आप जानते हैं कि इसका अपवर्तनांक 1.003 होता है और ये जल है तो इसका अपवर्तनांक कितना होता है 1.33 होता है। तो इसका मान ज्यादा होगा और इसका मान कम होगा। तो यहाँ पे अगर रख लेते हैं, जैसे n1 आपका ऊपर है, ठीक है, तो n1 का मान कितना है 1.003 है और बटा में इसका मान अधिक है 1.33 है। तो कभी भी इसका मान ज्यादा है, इसका मान क्या है ज्यादा है, तो ज्यादा वाले से अगर कम वाले में भाग करेंगे तो एक से कम ही मान प्राप्त होगा, एक से क्या होगा कम मान प्राप्त होगा। इसका मतलब ये हुआ n1 बटा में n2 इज लेस देन 1, इज लेस देन 1। n1 बटा में n2 का मतलब हुआ n1 बटा में n2 क्या होगा एक से कम होगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे या इसी को लिख सकते हैं साइन आई बटा में साइन आर इज लेस देन 1, एक से क्या होगा कम। इस इधर गुणा करेंगे इसका तो साइन आई बराबर क्या होगा साइन आर, सॉरी ये हो जाएगा इज लेस देन, तो इससे ये खत्म हो जाएगा आपको, चूंकि काटते नहीं है इसको। ठीक है, तो ये हो जाएगा आई कोण आई या आई बराबर आई इज लेस देन कोण आर। ठीक है, इज लेस देन कोण आर। इसका मतलब ये हुआ कि जब देखो, इसका मतलब ये हुआ कि आपतन कोण क्या होगा छोटा होगा किसकी तुलना में अपवर्तन कोण से। तो यही कारण है कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है और इसका मान क्या होता है इस कोण का मान बढ़ जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि आपतन कोण का मान इधर देख रहे हैं कि छोटा है, ठीक, इसका मान क्या है छोटा है और अपवर्तन कोण का मान क्या है बड़ा है। ठीक है ना, तो यही कारण है कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है, अभिलंब से क्या होती है दूर हटती है। अब देख लेते हैं अपवर्तनांक की निर्भरता, यानी किन किन बातों पर किन किन शर्तों पे ये निर्भर करती है। ठीक है, अपवर्तनांक किन किन बातों पर निर्भर करता है। देखिए पहला जो है माध्यम की प्रकृति पर, माध्यम की प्रकृति पर। ठीक है, देखिए माध्यम वायु रहेगा, वायु अगर माध्यम रहेगा तो उसका अपवर्तनांक अलग होगा, माध्यम जल रहेगा तो उसका अपवर्तनांक अलग होगा, कांच रहेगा तो उसका अपवर्तनांक अलग होगा। ठीक है, अल्कोहल रहेगा तो उसका अपवर्तनांक अलग होगा। तो इसलिए माध्यम की प्रकृति पर अपवर्तनांक क्या करता है निर्भर करता है। ठीक है, पर माध्यम के ताप पर। ठीक है, देखिए जब हम माध्यम का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है ना, वायुमंडल में क्या होगा कि ऊपर से जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो ऊपर का क्या होता है तापमान होता है अधिक होता है, तो तापमान अधिक होने के कारण उनका घनत्व तो कम हो जाता है, घनत्व तो क्या होता है कम होता है। तो प्रकाश की चाल तेज होती है, नीचे जो होता है माध्यम क्या होता है सघन होता है, वायु ठंडी होती है तो माध्यम क्या होगा सघन होगा ऊपर की तुलना में। ठीक है, तो टेम्परेचर का भी इसका तापमान का भी इस पे क्या होता है असर पड़ता है अपवर्तनांक पे। प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर, तरंग दैर्ध्य पर। ठीक है, ये प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पे निर्भर करता है। आपको बताए थे कि प्रकाश जो होती है तरंगों के रूप में संचरित होगी, तो आप जानते हैं कि ये आपका होगा श्रृंग और ये भी आपका होगा श्रृंग। ठीक है, तो दो श्रृंगों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं तरंग दैर्ध्य कहते हैं और इसका मात्रक मीटर होता है। ये गर्त होगा और ये भी क्या होगा गर्त होगा, दो गर्तों के बीच की दूरी को भी क्या कहते हैं तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। तो होगा क्या कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में इंटर करेगी, मान लेते हैं कि प्रकाश वायु से होकर के जल में जब जाएगी तो उसके चाल में परिवर्तन होगा, अर्थात उसका चाल घट जाएगा। आप जानते हैं कि वायु प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है और जल में प्रकाश की चाल जो होती है 2.25 × 10 कितना होगा 8 मीटर पर
सेकंड होता है। तो चाल तो कम हो रही है ना, चाल घट रही है। तो चाल जब घटेगी तो तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन होगा, ठीक है। तो तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन होगा तो इसके अपवर्तनांक में भी क्या होगा, परिवर्तन होगा, ठीक है। तो प्रकाश के चाल पे भी निर्भर करता है, प्रकाश के चाल पर, ठीक है, चाल पर भी